ओके, वेलकम टू एडुट्रक CUET। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की सीरीज में और आपको पता है कि मई में आपका एग्जाम तो होने ही वाला है, बट तैयारी थोड़ी पहले से शुरू कर दी जाए तो इसमें कोई बुराई है नहीं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करेंगे। ये पूरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और लेकिन अभी के हम जो कोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस कर जा रहे हैं, ये है NCERT में आपको पता होगा चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास आपको पता है। इस चैप्टर में तीन चार चीजें हैं। एक इंट्रोडक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, dy/dx या dy/dt जो पूछा जाता है वो निकालना पड़ता है। फिर आगे आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। सिंपल टेस्ट है, छोटा छोटा, टेंजेंट नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेशन है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा इसमें डीप बातें नहीं है। लेकिन मैं जब कोई टॉपिक कराऊंगा तो उसके साथ ही हम बात करेंगे। जैसे जो आपके NCERT कि लास्ट में समरी दे रखी है। समरी का मतलब चैप्टर में जितने फॉर्मूले या जितने डेफिनेशंस, जितनी परिभाषाएं यूज हुई हैं, इस्तेमाल हुई हैं, उसको एक जगह कर रखा है। तो मैं वहां पे आपको थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूं कि वहां क्या क्या है। बाकी मैं टॉपिक वाइज आपको सारा करवाऊंगा। यानी मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये भी कराऊंगा, ये भी, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। पहले मैं dy/dx से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये एक किसी दूसरे वेरिएबल के साथ चल रहा है तो ऐसे निकाल लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, इसमें कोई चीज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग की जो डेफिनेशन है, डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है, उससे ज़्यादा आपको NCERT में नहीं करना। देखो इंक्रीजिंग जब ये हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये इंक्रीजिंग के लिए है, डिक्रीजिंग के लिए ये बात है, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव 0 हो जाता है, आपको पता है। फिर उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल आता है, ये इक्वेशन होता है। डिटेल में थोड़ा सा मैं अभी आगे बात करूंगा, अभी बस छोटा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, ये पैरेलल कब हो जाता है और परपेंडिकुलर कब हो जाता है, यानी टेंजेंट नॉर्मल की बात हो रही है। उसके बाद नॉर्मल की बात कि नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इस कंडीशन में dy/dx एट द पॉइंट जब 0 हो जाता है तो नॉर्मल ये हो जाता है, और dy/dx जब एग्जिस्ट नहीं करता तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है, एंड इट्स इक्वेशन इज दिस। तो ये बातें थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, अभी बस मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर में क्या क्या है। फिर उसके बाद ये रेट ऑफ चेंज वाली क्वांटिटीज वाला, ये थोड़ा सा मजेदार है। देखो ये ध्यान रखना कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो चैप्टर है, ये कम से कम 6 to 10 के बीच में आपको CUET के एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाएगा। अगर यहाँ पर लापरवाही करोगे तो क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, फिर वही कोई एंशिएंट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें जाके पूरा साल बर्बाद करोगे। हमारे साथ बने रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे और एक भी चीज आपको छूटेगा नहीं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। फिर डोमेन के लिए क्या है, अच्छा ये चीज है, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन है। अब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये पहला टॉपिक है। NCERT में ये इंडेक्स जब उठा के देखोगे वहां लिखा है 6.1, सॉरी 6.1 होगा तो ये 6.2 होगा। तो इसको हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन से ही करेंगे, इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का क्या मतलब है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको ले लेते हैं। x हो गया, y हो गया, कोई अगर मान लो y इक्वल टू फंक्शन है fx, तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इस कर्व का नाम है y इक्वल टू fx। तो अगर मैं पूछूं कि y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे चेंज होता है, तो आप कहोगे कि चेंज इन y। सपोज पॉइंट कभी यहां पर था x1 y1, फिर मूव करके आगे चला गया x2, y2 पे, तो x में कितना चेंज हुआ और y में कितना चेंज हुआ। अब y में देखो चेंज हो गया, पहले अभी y2 हो गया, पहले y1 था, तो y में जो चेंज हुआ है वो x क्या हुआ था, पहले x1 था, अब x2 हो गया, तो x में जो चेंज हुआ ये। अब y में जो चेंज है वो विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं, देखो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफाइन और डिनोट करते हैं dy/dx से। बस यार ध्यान रखना, वैसे डिफरेंशिएशन जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था तो इस डेफिनेशन को देखा था, लेकिन उतने डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो एग्जाम निकालना है, अच्छी रैंक लानी है। तो आप उस चर्चा में या उस पुरानी बातों में, पुरानी यादों, पुराने ख्यालों में मत पढ़ो, फटाक से ये देख लो। ये क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 का जो चेंज है खूब छोटा सा, और x2 माइनस x1 का जो चेंज है, इसमें
लिमिट लग जाती है, क्योंकि डेफिनेशन भी कभी कभी आ जाता है। समस्या ये है, तो आप डेफिनेशन को थोड़ा दिमाग से या ध्यान से इसको देख लो, तभी आपका काम बनेगा। लिमिट x1 टेंड्स टू x2, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लिमिट x1 टेंड्स टू x2 होने का मतलब है कि x में जब थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंज हो रहा है। यानी इसको अगर मैं क्या बोलूं, डेल्टा x, और इसको मैं बोल दूं डेल्टा y। थोड़ा सा चेंज होने का क्या मतलब है कि डेल्टा x इक्वल टू तो नहीं, बहुत क्लोज टू 0 हो जाएगा, तो टेंड्स टू 0। तो लिमिट डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, तो लिमिट यहाँ पे डेल्टा x टेंड्स टू 0। बस डेफिनेशन दिमाग में एक बार ध्यान रख लेना, आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए, उससे ज्यादा इन सब की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब ये चेंज होगा तभी तो पता चलेगा कि ये x के साथ अगर y बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, x के साथ यानी जब x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो पूरी चीज ऐसे जुड़ी है, बहुत मजेदार है। देखो मैथमेटिक्स जो है ना, थोड़ा सा अगर आपने इसका हिंट पकड़ा या पूंछ पकड़ी तो ये समझने में बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में ही अगर आप थोड़ा सा ग्राफ और टेक्निकल चीजें देख के पीछे हट गए तो फिर आप घबरा जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। बस ध्यान से, पेशेंस से जो चीज मैं बोल रहा हूँ थोड़ा उसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि सब कुछ ग्राफ पे ही चलता है। जैसे अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था, देखो जरा सा, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की जो बात हो रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है पता है? बेसिक अगर हम समझने की कोशिश करें, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या फिर x घट रहा है तो y भी घट रहा है। दोनों कंडीशन है इंक्रीजिंग की, इसमें नेचर सेम होना चाहिए। यानी x का जो बिहेवियर है y का भी अगर वही बिहेवियर, यानी x बढ़ता जा रहा है तो y भी बढ़ता जा रहा है, तो इंक्रीजिंग। या फिर इसको रिवर्स बोल करके भी बोल सकते हैं कि x अगर घट रहा है तो y भी घट रहा है, तो भी इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, यानी x अगर बढ़ रहा है तो y घटने लगेगा, या फिर x अगर घट रहा है यानी कम हो रहा है तो y बढ़ने लगेगा। अब इस कंडीशन में अब दोनों सेम नेचर के रहेंगे तो आपको पता है कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, अपोजिट नेचर के रहेंगे नेगेटिव आ जाएगा। ये कैसे होता है और कब और क्यों ये ग्राफ पे कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कैसे देखते ही सॉल्व कर लेना है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टॉपिक में समझेंगे। अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स यानी y विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे चेंज होता है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो मैं क्या लिखता, dy बाई डी टी। x विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो dx बाई डी टी एंड सो ऑन। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को MCQ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और आपको पता है कि आजकल शॉर्ट्स और इन सब का जमाना है, तो वीडियो तो आपसे 1 घंटे की देखी नहीं जाएगी। तो मैंने इसको शॉर्ट और क्रिस्प रखा है ताकि फटाफट मैं आगे बढ़ता जाऊं और MCQ के फॉर्मेट में उसको क्वेश्चंस को लेता जाऊं, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सीधा सीधा मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देता हूं। A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. The point on the curve at which the y coordinates is changing 8 times as far as the x coordinate. यानी जो y coordinate है वो 8 टाइम्स तेज चेंज करता है x कोऑर्डिनेट के तेज होने से। यानी x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, वो होगा dx बाई dt। और y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो चेंज होगा, तो dy बाई dt। यानी क्या कह रहा है, कर्व पे पॉइंट निकालना है कि y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम्स एज फार एज x कोऑर्डिनेट। यानी ये क्या कह रहा है कि भैया y तो देखो ऐसे चेंज होता है और x ऐसे चेंज होता है, तो ये वाला इसका 8 गुना है। ये चीज हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है। यहां से देखो जरा सा, अब देखो आप ये मत सोचना कि एग्जाम में आएगा तो इतना टाइम लगने वाला, ये तो थोड़ा सा क्या मैं पॉइंट जो है एक्सप्लेन करके इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी मॉक टेस्ट भी हम इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो देखते ही यहाँ से शुरू कर देना आपको क्वेश्चन। ये तो मैं थोड़ा प्यार मोहब्बत में समझा रहा हूँ, थोड़ा आपको एक बार दिमाग में वो सेटल हो जाए चीज़। ये क्वेश्चन कम से कम 25 से 30 सेकंड में
अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो सॉल्व हो जाएगा, डाउन हो तो 49-50 सेकंड में, स्मार्ट हो तो 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं कि चल क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारे को दे रखा है 6y = x³ + 2। अब dy/dx dx/dt में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम का मतलब t। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोऑर्डिनेट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएशन और ये सब चीजें तो हमने डिटेल में पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर वो चीज मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे 6 dy/dt = 3x² dx/dt + 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो गया, ध्यान रखना dy/dt है 8 × dx/dt। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे 6 और dy/dt की जगह पे 8 dx/dt कर देंगे, 8 dx/dt = यहाँ पर हो गया हमारा 3x² dx/dt। तो dx/dt हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3x² = 6 8 × 48 48। तो x² = 48/3 यानी 16। तो x = ±4 है, तो सब कुछ प्लस में है तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि माइनस वाला लोगे तो x = माइनस करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस में ले रहा हूँ। ठीक है, तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर होगा, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो मैंने निकाल लिया ना +4, माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में माइनस नहीं है। अब ध्यान रखना, सपोज कि आप एग्जाम में बैठे हो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एकदम एग्जामिनर तेज से भाग के आ रहा है खींचने, और आपने निकाला है कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू नहीं निकाल पाया, क्या करोगे, +4 + 2 है आपके पास, एक ये, इनमें से किसी एक को टिक कर दो। कम से कम 4 में से अंधा तुक्का मारने के बजाय 2 में रहोगे तो सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिलहाल x = +4 है हमारा, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे 6y = x की वैल्यू 4 डाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, x का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 + 2 यानी कितना हो जाएगा 66। तो 6y = हमारा 66 है, तो y की वैल्यू है हमारा 66/6 क्या होगा 11। तो कर्व पे वो पॉइंट क्या है जिसपे x के कंपैरिजन में y 8 टाइम्स तेज चेंज हो रहा है, वो पॉइंट है 4,11 4,11 या फिर वो पॉइंट और भी हो सकता है -4, व्हाट, इसमें आप -4 पुट कर दो, जो y की वैल्यू आएगी वही वो पॉइंट है। ठीक है, तो यानी दो आंसर आपको मिलेंगे। ऐसे अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेता कि इस कर्व पे ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पे x के कंपैरिजन में y 8 टाइम्स तेज चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो हमने निकाल दिया था ये वाला, एक ये वाला, जब x की वैल्यू -4 है तो y यहां से निकाल सकते हो आप। देखो थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, 6y = -4 का क्यूब करेंगे तो -64 + 2 यानी -62, तो y = -62/6, ये चीज और मिल जाएगी आपको, तो एक पॉइंट यहां पर और मिल जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 पॉइंट्स हैं। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे ही सीधे सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है, ये आप ढूंढेंगे तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ज्यादातर हम क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन पे ही रख रहे हैं, इसको थोड़ा सा एडवांस बढ़ाएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर वो बच्चे कहेंगे सर आप तो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो। नहीं भाई, हमें जेईई मेन से कोई वो नहीं है, हमारा काम सीयूईटी का है, तो सीयूईटी के लेवल पे ही रखेंगे बच्चों को, उससे ऊपर हमें थोड़ा सा ही रखना है, ताकि अगर सीयूईटी थोड़ा सा टफ होता है तो आपका काम बन जाए। और एनसीईआरटी रखेंगे थोड़ा सा, जो टेस्ट दोगे तो टेस्ट में क्वेश्चन थोड़े से आपको चैलेंजिंग लगेंगे, लेकिन वो हम ऑनलाइन लाइव सेशन रखेंगे टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब देखो, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब देखो, अगर सर्कल का जो एरिया है ये विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस भी चेंज हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो सकता है। सपोज अगर हमारे पास सर्कल है, घड़ी चालू कर दे, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे सर्कल का एरिया भी बढ़ता जाएगा। देखो बड़ा होता जा रहा है सर्कल, है ना,
ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जब पहुँचे तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया। या फिर ऐसे कह लो 1 सेकेंड पे इतना बड़ा एरिया मिला, 2 सेकेंड पे इतना बड़ा एरिया मिला, 3 सेकेंड पे इतना बड़ा एरिया मिला, 4 सेकेंड पे इतना बड़ा एरिया मिला, एंड सो ऑन। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरिया दो रेडियस का तो फंक्शन है ही है। जैसे एरिया क्या होता है सर्कल का, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आप यहां से क्या बोलोगे, एरिया रेडियस का फंक्शन है, डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इसमें टाइम फंक्शन इन्वॉल्व कर देंगे तो एरिया टाइम पे भी डिपेंड करेगा। जैसे बलून है, वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो घड़ी स्टार्ट कर दी और हवा डालना शुरू किया, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो टाइम का भी वो फंक्शन हो जाता है। डिपेंड की क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है, कह रहा है कि जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है। तो सीधा सा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई कि अगर टाइम के साथ आएगा तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। और दूसरी बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर dA बाई dt नहीं निकालना है, वो भी निकालना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो चीज है नहीं। मेरे को निकालना है dA विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है, इसलिए dA बाई dr इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दो, पाई तो पाई ही है, r का डिफरेंशियल 2r। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो ये क्या हो जाता, वो हो जाता dA बाई dt इज इक्वल टू पाई 2r dr बाई dt, ये ध्यान रखना है। तो पाई, अब ये क्या पूछ रहा है मेरे को ये पूछ रहा है कि dA बाई dr व्हेन r इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 5 डाल दिया, तो ये हमारा आ गया पाई इंटू 2 इंटू रेडियस की वैल्यू 5 डाल दी, तो 5 टू जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एरिया तो ऐसे चेंज होगा पर सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 10 पाई भी है, 10 पाई। इजी है क्वेश्चंस ये सब। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉपिक वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाला जो पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वहां से सीधा क्वेश्चन और सिंपल सा आएगा, घबराना नहीं। हालांकि इस टॉपिक से भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर बस ये चेक करना चाहता है कि आपने इस चैप्टर को या इस टॉपिक को कवर किया है कि नहीं, बस, ज़्यादा नहीं। तो हम 3-4 क्वेश्चन इस पे रखेंगे, बाकी के टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में लेंगे। इस पे जो हमारी असाइनमेंट्स हैं या जो हमारी टेस्ट है उसमें खूब सारे क्वेश्चन भरे रखे हैं, लेकिन हम इसको सेशन में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ, बाकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो ऑनलाइन जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं वहां पे मैं डिस्कस कर लूंगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये वॉल्यूम पे है थोड़ा सा। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये मैं अस्यूम कर ले रहा हूँ कि आपको पता है। क्या कह रहा है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या इंक्रीज कर रहा है भैया, एज, वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर रहा है, एज। क्यूब, जैसे क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, ठीक है। मान लो ये है, तो इसको अगर आप मान लो कि लेंथ है, ये वाली ब्रेड्थ है और ये वाली जो है हाइट है, तो क्यूब है तो तीनों सेम रहेंगे, इसलिए तीनों का एक्स एक्स कर लिया। तो इसलिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मैं क्या बोल दूंगा कि वॉल्यूम क्यूब का क्या है, एक्स। अब ध्यान रखना कि कोई क्यूब है आपके पास, तो क्यूब का एज जो होता है, किनारा या फिर एज, जैसे जैसे उसको बढ़ाओगे तो यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बढ़ रही, तो क्यूब बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे इसको कम करोगे तो क्यूब क्या होगा, छोटा होता जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वॉल्यूम बढ़ने की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस में वॉल्यूम भी बढ़ता घटता है, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, हो सकता है वो आगे आए। तो कह रहा है कि क्यूब की एज जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ती जा रही है। पहले सेकंड में मान लो 0 है, दूसरे सेकंड में 3 सेंटीमीटर की है, चौथे सेकंड में 6 सेंटीमीटर की है, 5वें सेकंड एंड सो ऑन, ऐसे वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर सेकंड में। कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। कह रहा है कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर रहा है जब एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और वॉल्यूम इंक्रीज करने की बात हो रही है, यानी पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो कच्चा कहोगे अच्छा, तो यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, dv बाई dt। और ये कब पूछ रहा है, जब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाए। कह रहा है कि भाई यहां पे हमने रेडियस
सॉरी एज है ना, तो एज इंक्रीज करने की रेट बता दी। एज इंक्रीज कैसे करेगा, dx बाई dt से। तो dx बाई dt की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, मान ले रहा हूँ कि मैथ्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास होती तो मैं यूनिट वगैरह प्रॉपर लिख देता, उसको एक्सप्लेन भी कर देता कि उसका सेंस क्या है, लेकिन अभी के लेवल पे थोड़ा सा नंबर्स पे ध्यान दो। तो क्या कह रहा है कि एज बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी dx बाई dt की वैल्यू है 3। अब कह रहा है कि भैया dv बाई dt की वैल्यू बता दो जब x की वैल्यू है 10। सिंपल, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम वाले इक्वेशन को पकड़ेंगे और हम यहां से पहले निकालेंगे dv बाई dt, जो कि होगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। सबकी वैल्यू डाल दो, तो 3x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, dx बाई dt हमारे पास कितना है 3, तो ये हो गया 3, यानी 9x स्क्वायर। अब ये dv बाई dt की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है 9x स्क्वायर। अब हमारे को चाहिए dv बाई dt किस टाइम पे, सॉरी किस जगह पे जब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो इसमें हमारे को क्या करना है, 10 कर लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 100 इंटू 9 900। डीवी बाई dt है यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। तो अच्छा पाई कहाँ से, ये पाई नहीं रहेगा यूनिट्स में, थोड़ा सा करेक्शन करना, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, पाई नहीं रहना ये वाला, ठीक है। ओके, तो ये है, कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे, फिर मैंने आपको जैसा बीच में बार बार बताया कि इस पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उस पे ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, इस पे थोड़े कम देखेंगे। बाकी जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, या फिर जो आप ऐसे समझ लो कि जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जिसमें एमसीक्यू सारे एनसीईआरटी के फॉर्म में रखे हुए हैं, यानी एनसीईआरटी के लेवल पे ही रखे हुए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। जो आपको डाउट्स आएंगे वो हम ऑनलाइन सेशन में रखेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग आई होप कि बोर्ड में बिजी हो गए, तो वो सेशन हम बाद में रखेंगे। अभी सेशन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं।